दोस्तों किसी के लिए भी नर्व इंजरी हो जाना एक बड़ा ही डेबिलिटेटिंग और दिक्कत वाली प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी भी तरह की नर्व इंजरी हो जाए। और अगर हमको इस नर्व इंजरी को समझना है तो हमें उसकी क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो 1940s में एक सबसे पहले आई थी सेडॉन्स क्लासिफिकेशन और एक आई थी सुंडरलैंड्स क्लासिफिकेशन। ये दोनों क्लासिफिकेशंस के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो इन क्लासिफिकेशंस की अगर आप डेप्थ में जाकर आप समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह की नर्व इंजरी आपको हुई है। जो पहले वाली क्लासिफिकेशन थी सेडॉन्स क्लासिफिकेशन, उसमें नर्व इंजरी 3 तरह की थी, न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस। अब इसका मतलब क्या था? न्यूरोप्रैक्सिया यूजुअली जो हल्की चोट होती थी जो अपने आप रिकवर हो जाती थी, उसमें एक्चुअल में नर्व का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था उस पर चोट नहीं होती थी। बेसिकली नर्व का जो नर्व प्रॉपर एक्सॉन है वो भी इंटैक्ट होता था और उसके चारों तरफ की जो लेयर्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू है वो भी इंटैक्ट होता था। बेसिकली इट इज मोर ऑफ अ टाइप ऑफ अ शॉक जो नर्व को लगता है, एंड दीज इंजरीज, ये इंजरीज अपने आप रिकवर कर जाती है। तो ये तो है टाइप 1 न्यूरोप्रैक्सिया ऑफ सेडन्स क्लासिफिकेशन। जो दूसरी होती है एक्सोनोटोमेसिस जिसको बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है, हर नर्व के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो एक एक्सॉन होता है, उसके चारों तरफ उसकी लेयर्स होती हैं, नर्व शीथ, और उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो एक्सोनोटोमेसिस थी सेडन्स की, उसमें एक्सन की चोट लगती है, लेकिन जो उसके चारों तरफ का स्ट्रक्चर है और कनेक्टिव टिश्यू है वो इंटैक्ट रहता है। अब हम आते हैं सेडॉन्स की टाइप 3 इंजरी जिसको हम न्यूरोटोमेसिस बोलते हैं। जो टाइप 3 इंजरी जो न्यूरोटोमेसिस है उसमें एक्सन को इंजरी तो होती ही है, साथ साथ जो नर्व की शीथ है और उसके साथ का कनेक्टिव टिश्यू है सब कुछ डिसरप्ट हो जाता है, यानी सब कुछ अलग होकर टूट जाता है। एक्सोनोटोमेसिस में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, कई बार न्यूरोमाइन कंटिन्यूटी बन जाता है, कई बार रिकवरी नहीं आती है, लेकिन न्यूरोटोमेसिस में रिकवरी कभी नहीं आती है। तो ये तो था सेडन्स की क्लासिफिकेशन, न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। उसके 10 साल बाद सिडनी सुंडरलैंड ने एक क्लासिफिकेशन दी जिसको और डिटेल में किया। उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं, ग्रेड कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 ग्रेड्स में किया। तो जो इसका फर्स्ट था न्यूरोप्रैक्सिया जैसे ही था, उसमें सब कुछ इंटैक्ट है, नर्व को शॉक लगा है। जो उसका ग्रेड 2 था वो एक्सोनोटोमेसिस की तरह था, नर्व के एक्सन को चोट लगी लेकिन उसके चारों तरफ की जो लेयर्स हैं। अब हम इस क्लासिफिकेशन में जो सुंडरलैंड ने की उसमें उसने जो लेयर होती हैं, एक एंडोन्यूरियम होता है जो नर्व फेसिकल के ऊपर होता है, एक पेरिन्यूरियम होता है जो नर्व बंडल के ऊपर होता है, और एक उसके ऊपर लेयर होती है एपिन्यूरियम जो कि पूरी नर्व को कवर करती है, और उसके चारों तरफ होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो उसकी जो क्लासेस 3, 4 और 5 थी वो इन लेयर्स के बेसिस पे थी। जो उसकी क्लास 3 थी उसमें एक्सन को इंजरी तो हुई लेकिन साथ साथ एंडोन्यूरियम की भी इंजरी थी, लेकिन पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम इंटैक्ट था। जो टाइप 4 है सुंडरलैंड की, उसमें जो टाइप 3 थी उसके साथ साथ पेरिन्यूरियम की भी इंजरी थी। तो एक्सॉन, उसके बाद एंडोन्यूरियम, उसके बाद पेरिन्यूरियम। और जो टाइप 5 है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सुंडरलैंड की क्लासिफिकेशन में थी, उसमें एक्सॉन, उसके ऊपर का एंडोन्यूरियम, उसके ऊपर का पेरिन्यूरियम, उसके ऊपर का एपिन्यूरियम, यानी टोटल पूरी तरह से नर्व कट गई। जो कि न्यूरोटोमेसिस हम ग्रॉसली बोल रहे थे, तो उसी को न्यूरोटोमेसिस को सुंडरलैंड ने सेडन्स की न्यूरोटोमेसिस जो कि ग्रेड 3 टाइप 3 थी उसको सुंडरलैंड ने और फर्दर क्लासिफाई किया, सुंडरलैंड्स 3, सुंडरलैंड्स 4 एंड सुंडरलैंड्स 5, डिपेंडिंग ऑन द लेयर्स ऑफ द नर्व शीथ विच आर इंजर्ड। और इन्हीं दो क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम जब भी कभी नर्व की कोई चोट लगती है, मैं सबसे कॉमन जो है वो सेडन्स की क्लासिफिकेशन फॉलो करता हूँ क्योंकि उसमें समझाना आसान होता है पेशेंट्स को। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जाना है तो सुंडरलैंड्स क्लासिफिकेशन इज अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ सेडॉन्स क्लासिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट नर्व इंजरी की क्लासिफिकेशन। थैंक यू। दोस्तों, फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट होता है उसके पैर को ऊपर करने की क्षमता जो होती है, अपने पैर को जब वो चलता है तो ऊपर करने की जो क्षमता है वो चली जाती है। फुट ड्रॉप के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है नर्व इंजरी होना, जो कि हम कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी बोलते हैं। कई बार कई डिजीजेस में, न्यूरोपैथीज में या किसी ऐसी प्रोग्रेसिव डिजीज में जिसमें नर्व को अपने आप डैमेज हो जाता है, उससे भी फुट ड्रॉप हो सकता है। कई बार जो फुट है हमारा, अगर हम इस तरह से माने कि हमारा ये फुट है, इसको ऊपर उठाने का जो तंत्र है वो हमारे फुट के एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है। उसमें हमारी जो टिबियालिस एंटीरियर मसल है, ये मेन मसल होती है जो फुट को ऊपर उठाती है। इसके अंदर कोई इंजरी हो जाना, कभी किसी फ्रैक्चर की वजह से, इधर कोई इंफेक्शन होके, तो उसकी वजह से भी फुट ड्रॉप हो सकता है। तो ये सबसे कॉमन कारण है।
फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली आदमी को चलने के लिए, कहीं भी चलने के लिए पैर को उठा के आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर ये ऊपर उठाने वाला मैकेनिज्म होता है तो जब भी कोई व्यक्ति जिसको फुट ड्रॉप होता है तो उसका पैर वो घसीट घसीट के चलता है। घसीट के चलने का मतलब होता है कि पैर उसका ऊपर ना उठाकर वो फ्लोर पे ही चलता रहता है, फिर थोड़ा सा उठता है, फिर फ्लोर पे चलता है। तो इसकी वजह से पेशेंट के गेट में लिम्प आ जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं सकते। तो एक काफी कॉमन कंडीशन है और बेसिकली इसके लिए सबसे पहले तो हम सबसे कॉमन तो होता है, कई बार हिस्ट्री देखने पर कहीं एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद फुट ड्रॉप हुआ तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर अस कि अगर फुट ड्रॉप एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी होगी या और हायर अप भी इंजरी हो सकती है। तो एक बार हमें ये पता चल जाता है तो नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हम चेक करते हैं कि पेशेंट का नर्व का जो कोर्स है वहां पर कोई चोट तो नहीं लगी हुई। कई बार फुट ड्रॉप फिबुला जो हमारे पैर की एक्स्ट्रा हड्डी होती है उसके नेक के फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व फिबुलर नेक के साथ घूम के नीचे पहुंचती है। तो कई बार फुट ड्रॉप फिबुलर नेक की वजह से भी होता है। दूसरा, कई बार जो है हम जब देखते हैं पेशेंट को और हमें लगता है कि इतने हिस्से में सुनपन है जिस पार्ट से वो कॉमन पेरोनियल की सेंसरी ब्रांच जाती है, तो हमें और आइडिया हो जाता है कि फुट ड्रॉप इस वजह से है। तो नेक्स्ट चीज जो हम किसी भी फुट ड्रॉप के पेशेंट में करते हैं, पहली चीज तो उसको एक एंटी फुट ड्रॉप स्प्लिंट देते हैं कि चलने में जूते के अंदर वो एक स्लिप ऑन करके पहनता है जिससे वो पैर नहीं गिरता और उसको एटलीस्ट इमीडिएट रिलीफ मिलती है। लेकिन आगे जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसमें एक चीज होती है एमआरआई और दूसरी होती है ईएमजी एनसीवी। एमआरआई से हमें एग्जैक्ट लीजन पता चल जाता है कि नर्व में किस लेवल पर इंजरी हुई है और ईएमजी एनसीवी हमारी उन मसल्स को जिसको कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई कर रही है उनके अंदर करंट डालकर उनका मायोग्राम देखते हैं, प्लस साथ ही साथ हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी स्टडी करते हैं। तो वंस वी कम टू नो कि फुट ड्रॉप का कारण क्या है, जो कि मोस्ट कॉमनली कॉमन पेरोनियल नर्व होता है, और हम उस चीज को लोकलाइज कर सके कि कॉमन पेरोनियल नर्व की किस इंजरी से हुआ है, तो उसको हम एक्शन ले सकते हैं। कई बार कंप्रेशन न्यूरोपैथीज में भी कि कोई स्वेलिंग है या कोई ट्यूमर है जो उस कॉमन पेरोनियल नर्व के साथ में ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से भी फुट ड्रॉप हो जाता है। तो ये हमारी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर हम पकड़ लेते हैं कि या तो नर्व कटी है या फिर कोई स्वेलिंग है जिसकी वजह से हो रहा है, तो हम उसको सर्जरी के द्वारा ठीक भी कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट फुट ड्रॉप, उसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है और उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है। थैंक यू। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कई चीज़ें जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि हम अपने जो रूटीन काम है, जैसे उठना, सुबह उठना, ब्रश करना और कपड़े पहनना, अपना दिनचर्या करना, इसमें अगर एक छोटी सी चीज़ की कमी हो जाए तो कितना दिक्कत हो जाएगी। हमारे जो सारे काम होते हैं उनमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी होती है हाथ में, वो होता है रिस्ट का ऊपर उठना। तो अगर हमारी सिर्फ ये रिस्ट ऊपर ना उठे तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, और ये ऐसा होता है रेडियल नर्व की इंजरी में, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रेडियल नर्व इंजरी में एग्जैक्टली क्या होता है, किन केसेस में ये होती है और इसको कैसे डायग्नोज करना है और आगे क्या करना है। तो बेसिकली अगर हम शुरू से चलें, रेडियल नर्व हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस की पांचों रूट्स C5, C6, C7, C8, T1 के कंट्रीब्यूशन से बनती है। बेसिकली जो रूट्स होते हैं उनके अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक्स होते हैं, और तीनों ट्रंक्स एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देते हैं, और रेडियल नर्व तीनों ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन से बनती है। तो इसमें सारे रूट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब ये पोस्टीरियर कॉर्ड बन जाती है, इससे कई ब्रांचेस जाती है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है एक्सिलरी नर्व, जो हमारे कंधे को ऊपर उठाती है। उसके बाद ये बन जाती है रेडियल नर्व। और अगर हम रेडियल नर्व को समझें तो उसका जो मेन कोर्स है वो हमारी इस हड्डी के चारों तरफ घूम के है, पीछे से आगे आकर ऐसे जाती है वो, और एक मसल होती है हमारी ट्राइसेप्स जो यहाँ पर होती है, इसको सप्लाई करती है, और ट्राइसेप्स का काम होता है एल्बो को सीधा करना। उसके बाद जब वो हाथ में यहाँ आ जाती है तो वो हमारे हाथ को दो तरह की सप्लाई करती है, तो सेंसरी और मोटर। मोटर का काम होता है हथेली का उठना, उंगलियों का उठना और अंगूठे का उठना, और सेंसरी होती है सारे हिस्से की सेंसेशन का पता रखना। तो ये हमारा बेसिकली मोटा मोटा रेडियल नर्व का फंक्शन है। जब, और सबसे कॉमन जो चोट रेडियल नर्व में लगती है वो लगती है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सो द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रेडियल नर्व इंजरी इज फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। जो उसके अलावा जो कॉजेज हैं उनमें सेकंड कॉज है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। उसके अलावा और कॉजेज में एंट्रैपमेंट सिंड्रोम्स, कई बार क्रचेस की वजह से या फिर एबनॉर्मल पोजीशन में लेटने की वजह से। उसके अलावा मेडिकल कॉजेज हैं जिसमें न्यूरोपैथीज हैं, डायबिटीज है, रूमेटॉइड है, ये सारी अलग कंडीशंस हैं। पर जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो बेसिकली फ्रैक्चर किस लेवल पर हुआ है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि नर्व की रिकवरी कैसी होगी। तो जब भी ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर होता है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
उसके बेसिस पर हम कई बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि नर्व की रिकवरी कैसी होगी। क्योंकि अगर फ्रैक्चर हुआ है और सिर्फ न्यूरोप्रैक्सिया है तो रेडियल नर्व यूजुअली रिकवर कर जाती है। तो इसमें रोल आता है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का, जो ह्यूमरस के फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं। तो उस टाइम पर वो इस नर्व को ज़रूर चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी में है कि नहीं। तो अगर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन इज कॉन्फिडेंट कि नर्व कंटिन्यूटी में है और उन्होंने हड्डी को फिक्स कर दिया है, फिर भी आपको रिस्ट ड्रॉप है, तो उसमें 3 से 6 महीने लगते हैं उस रिस्ट ड्रॉप को अपने आप ठीक होने में। लेकिन अगर फ्रैक्चर है और ऑर्थोपेडिक सर्जन श्योर नहीं है कि नर्व को इंजरी थी कि नहीं थी, देन यू हैव टू कंसल्ट योर प्लास्टिक और हैंड सर्जन कि भाई इसको नर्व को चेक करना चाहिए कि अगर अपने आप रिकवर नहीं होने वाली तो कहीं उसकी सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया कि अपने आप रिकवरी और सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा रेडियल नर्व की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो रिस्ट ड्रॉप होती है। तो कई बार इन पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी रिस्ट ड्रॉप हो जाता है तो सर्जरी करने तक एक एंटी रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट दिया जाता है जिससे हाथ नीचे नहीं गिरता, और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ह्यूमरस फ्रैक्चर के केस में रेडियल नर्व को ऑपरेट करना है कि नहीं करना। यूजुअली दूसरे तीसरे महीने में हम एक EMG NCV का टेस्ट एडवाइस करते हैं। क्योंकि ये फ्रैक्चर हो चुका है और इसमें शायद प्लेटिंग हो चुकी हुई तो MRI कई बार हम नहीं करा पाते। तो 2 चीज़ें हैं, पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पेशेंट का अगर सबसे पहले रेडियल नर्व की इंजरी अगर इस लेवल पर हुई है तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो एक तो ब्रेकियोरेडियलिस आएगी और रिस्ट के एक्सटेंसर्स आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पहले आएंगे क्योंकि रेडियल नर्व की जो ब्रांच है इनको पहले यहाँ जाती है, उसके बाद वो फिंगर और थंब को देती है। तो जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट होता है उसकी रिकवरी सबसे फास्ट होती है। तो एक तो हम EMG NCV कराते हैं और क्लिनिकली देखते हैं कि किस चीज़ की रिकवरी आई है। अगर किसी पेशेंट के यहाँ फ्रैक्चर हुआ उसके 4-6 महीने में अगर उसकी हल्की सी रिस्ट हिलनी शुरू हो गई है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उसका पूरा हाथ रिकवर कर जाएगा। लेकिन 4-6 महीने के बाद भी अगर ये रिस्ट ऊपर नहीं आई है देन वी हैव टू सी कि भाई उसको आगे एक्सप्लोर करना है, क्या करना है। तो ये रेडियल नर्व की कॉमनेस्ट जो इंजरी है ह्यूमरस फ्रैक्चर की, उसमें प्रोटोकॉल रहता है। उसके अलावा अगर ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है तो हम उसको ब्रेकियल प्लेक्सस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि अकेली आइसोलेटेड रेडियल नर्व की इंजरी, पोस्टीरियर कॉर्ड की इंजरी अनयूजुअल है, लेकिन वो भी देखी गई है। पर अगर बाकी और रूट्स की भी इंजरी होती है तो हम जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए 3 महीने पे या 2 महीने के बाद EMG NCV कराते हैं, कई बार MRI कराते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट कि हमारी किस तरह की इंजरी है और उसकी रिकवरी कैसे होनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा जो कॉमन इंजरीज हम देखते हैं जैसे सैटरडे नाइट पाल्सी है या क्रचेस की वजह से जो इंजरी है, यूजुअली दे आर न्यूरोप्रैक्सिया। न्यूरोप्रैक्सिया का मतलब है कि वो यूजुअली अपने आप रिकवर कर जाती हैं। सिमिलरली जो रेडियल नर्व की न्यूरोपैथीज हैं उसमें हमें पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई कंप्रेशन तो नहीं हो रहा। अगर कोई कंप्रेशन है तो उसके लिए हमें कई बार MRI कराना पड़ता है, एंड इफ वी कैन आइडेंटिफाई अ कंप्रेशन तो फिर उस कंप्रेशन को रिलीज करना पड़ता है। तो उससे न्यूरोपैथी की जो अगर कंप्रेशन वाली है वो ठीक हो जाती है। तो ये है बेसिकली रेडियल नर्व के बारे में, उसके डिफरेंट कॉजेज और उनका ट्रीटमेंट। थैंक यू। दोस्तों, अगर हम हमारे शरीर का जो न्यूरल सिस्टम है उसको ध्यान से देखें तो 2 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस, नीचे का लंबर सेक्रल प्लेक्सस और उससे निकलने वाली सारी नर्व्स। इन दोनों सिस्टम्स में एक मेजर फर्क है, वो ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई रीजनरेटिव पावर नहीं है, मतलब वो अपने आप रीजनरेट नहीं हो सकता। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन पावर है, वो रीजनरेट हो सकता है। लेकिन अगर हम बॉडी के और स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो नर्व्स की हीलिंग पावर सबसे पुअर होती है। अगर हमारे घाव शरीर में कोई हड्डी टूट जाती है, हड्डी की बड़ी अच्छी हीलिंग पावर है, हड्डी स्कारलेस हीलिंग के साथ होती है। मांस फट जाता है, मांस में टाके लगा देते हैं, वो बड़े अच्छे से हील हो जाता है। लेकिन नर्व्स हील तो करती हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करती, पर एटलीस्ट हीलिंग है, इसलिए हम सर्जरीज करते हैं, हम होप करते हैं किसी तरह ये हील हो जाए। दैट इज द प्रमाइस ऑफ पेरिफेरल नर्व सर्जरी, ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी। अगर हीलिंग ही नहीं होती सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह तो हम ये सर्जरीज भी नहीं करते। तो अब पहली चीज तो है कि हीलिंग है, दूसरी चीज है कि हीलिंग होती कैसे है आखिर। तो अगर हम एक नर्व का एक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें होता है एक एक्सॉन, और उसके बाद आगे होती है नर्व की पूरी नर्व का पूरा स्ट्रक्चर होता है। सपोज बीच में कहीं एक कट गया, नर्व कट गई, तो जो नर्व के 2 पार्ट हैं, एक तो एक्सॉन जहां पर न्यूक्लियस होता है, मेन पार्ट होता है, वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो ब्रेन की तरफ से आ रहा है। अगर ब्रेन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ पर कहीं एक्सॉन होगा, यहाँ से नर्व जारी होगी, और सपोज यहाँ पर नर्व कट गई। लेट अस अज्यूम, एक रैंडमली हम समझाने के एंगल से अगर देखें, यहाँ पर एक्सॉन है, यहाँ से नर्व आ रही है
और इस जगह ये नर्व कट गई है, तो और नर्व का टारगेट ऑर्गन यहाँ है, तो इस जगह से लेकर इस जगह तक का जो भी नर्व का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह रिजॉल्व हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक डीजनरेशन होता है जिसको हम वेलेरियंस डीजनरेशन बोलते हैं। इस हिस्से से नीचे का जो सारा सिस्टम है वो डिसॉल्व हो जाता है। उस डिसोल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम श्वान सेल्स बोलते हैं, वो इसको घोलने में मदद करते हैं। अब जो प्रॉक्सिमल सिस्टम है जो यहाँ ब्रेन से कनेक्टेड है, जिसको हम एक्सॉन है यहाँ पर, यहाँ तक है वो, अब यहाँ से यहाँ तक उसको दोबारा नर्व बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर तो वो नर्व कंटिन्यूटी में है, सपोज कट कर अगर वो दूर गिर गई है, तो यहाँ से नर्व के जो एक्सॉन्स हैं वो धीरे धीरे आगे स्टिमुलस करेंगे और ये नर्व कोशिश करेगी ग्रो करने की। लेकिन अगर उसको 1 सेंटीमीटर के अंदर कुछ कंटिन्यूटी नहीं मिली तो वहां पर वो एक बहुत मोटा सा एक गुच्छा बना लेगी जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमा, एंड न्यूरोमा। तो नर्व की कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर वो कटकर दूर गिर गई है, 2 सेंटीमीटर दूर गिरी है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एंड न्यूरोमा हो जाएगा और आगे का सारा तंत्र खत्म हो जाएगा। तो यही हमारे नर्व की जो रिपेयर है उसका प्रमाइस होता है। हम कोशिश करते हैं कि दोनों कट एंड्स को कोशिश करके जो न्यूरोमा उसको हटाकर जो लाइव अच्छी नर्व होती है वो हमको ऐसा दिखता है जैसे मल्टीपल स्नेक हेड्स या स्नेल हेड्स निकल रहे हैं बाहर, तो उसको हम काट कर जो डिस्टल पार्ट है उससे जोड़ देते हैं, जिससे जो आगे की नर्व देखने में तो जिंदा है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली हो चुकी है। इट इज वेटिंग फॉर द नर्व रीजनरेशन टू हैपन, कि यहाँ पर जो न्यूरोमा बनेगा वो आगे धीरे धीरे आगे जाएगा और आगे जाके वो डिस्टल ऑर्गन को, यहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको वो करंट देगा। तो नर्व हीलिंग के लिए वेलेरियन डीजनरेशन होता है पहला स्टेप, उसके बाद नर्व रीजनरेशन होता है और ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। अगर हमने नर्व रिपेयर कर दी है तो 1 मंथ 1 महीने तक लेटेंट पीरियड बोलते हैं जिसमें नर्व रेस्ट करती है। यहाँ पर मैंने रिपेयर की, 1 महीने तक वो रेस्ट करेगी। उसके बाद वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो आगे ट्रैवल करेगी। कई बार कई और कंडीशंस होती हैं, किसी को कोई डेफिशिएंसी हो गई, कई बार नर्व के टॉनिक्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो गई, किसी को कोई मेडिकल कंडीशंस है, डायबिटीज है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नर्व का रीजनरेशन हर 2 इंडिविजुअल्स का अलग होता है। कई बार हम बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि भाई 8 से 9 महीने में, 10 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कई बार 11 महीने में नहीं आता, कई पेशेंट्स में 6-7 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट और हर नर्व अलग तरीके से रीजनरेट करती है, तो हमें समझना चाहिए। तो जब ये यहाँ पर हमने रिपेयर कर दिया तो धीरे धीरे करंट आगे बढ़ता है और ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स 1 ईयर वो यहाँ टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाता है और उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए 18 मंथ्स का टाइम है। अगर वो 18 मंथ्स से पहले पहुंच जाएगा तो ये काम करेगा, अगर उससे लेट पहुंचेगा तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब हो चुके होते हैं, तो आगे का जो सिग्नल है वो मसल्स तक नहीं पहुंचा पाते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एनी नर्व इंजरी is a race against time and it should be tried to repair in a timely manner within 2 to 3 months of injury and if possible earlier. Thank you. It's not the collision, it's the landing, and then on top of it, what? Oh, yeah. Baines fell on his hand. He is so fortunate that he didn't break it. दोस्तों आपने देखा, एक छोटी सी चोट लगने से या छोटी सी इंजरी होने से जिससे हमारा कंधा हम नहीं उठा पा रहे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली कंधे को ना उठा पाना इसका एक बहुत कॉमन कारण होता है एक्सिलरी नर्व इंजरी। एक्सिलरी नर्व हमारी एक ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने वाली नर्व है जो हमारे कंधे को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक उठाती है। मैं फिर बोलता हूँ, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक उठाती है। अगर हमारे कंधे को हम देखें तो इसमें शुरू के 10 से 15 से 20 डिग्री तक हमारी 2 मसल्स होती हैं यहाँ पर पीछे, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, वो शोल्डर का एब्डक्शन करती हैं। उसके आगे का जितना भी एब्डक्शन है, कंधा पूरा उठना, ये डेल्टॉइड का काम है। डेल्टॉइड की एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर 3 वैलीज होती हैं और जो डेल्टॉइड मसल है इसको सप्लाई करने वाली नर्व को ही हम एक्सिलरी नर्व बोलते हैं। एक्सिलरी नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से एक पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है, उसमें से निकलती है और वही कॉर्ड आगे जाके रेडियल नर्व में कन्वर्ट हो जाती है और इसका सप्लाई होता है डेल्टॉइड मसल और टेरिस माइनर में। डेल्टॉइड मसल का फंक्शन है शोल्डर एब्डक्शन, टेरिस माइनर का फंक्शन है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो ये तो हो गया एक्सिलरी नर्व की एनाटॉमी। फिर किन कंडीशंस में एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है? कॉमन कंडीशन है ह्यूमरल हेड का फ्रैक्चर या फिर कोई और हमारा क्लेविकल का फ्रैक्चर या कोई भी शोल्डर गर्डल की जो जितनी भी बोन्स उनमें से किसी का भी फ्रैक्चर। दूसरी कंडीशन होती है शोल्डर का डिसलोकेशन। कई बार शोल्डर का डिसलोकेशन स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, वो होने से भी एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकती है। तीसरी कंडीशन है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जिसमें ऊपर रूट्स में भी इंजरी है और उसके जो कंट्रीब्यूशंस एक्सिलरी नर्व को जाते हैं तो उसकी वजह से एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकती है। अब
अगर एक्सिलरी नर्व इंजरी हो जाए तो उसमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन, सबसे पहला तो ये कि कंधे का ऊपर ना उठा पाना, उसके अलावा इतने हिस्से में सुन्नपन आ जाना, ये एक कंडीशन है। इसके अलावा हमारी ये जो मसल्स हैं, अगर आप देखेंगे हमारे कंधे का जो कंटूर होता है, अगर किसी को एक्सिलरी नर्व इंजरी है और वो काफी टाइम से है तो ये जो कंटूर है खत्म होकर फ्लैट हो जाता है। तो ये 3 कॉमन सिम्टम्स हैं एक्सिलरी नर्व इंजरी के। अब अगर हमें पता चल गया, हमें ऐसा लगता है एक्सिलरी नर्व इंजरी, तो उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? तो वापस हम जाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। सुनपन, कंधा नहीं उठना और कंधे की शेप एकदम फ्लैट हो जाना, ये जो कंटूर है ये खत्म हो जाना। इसके बाद हम एक टेस्ट होता है EMG NCV, जो मैं बार बार बोलता हुआ आया हूँ, इलेक्ट्रोमायोग्राफ और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, जिससे हम एक्सिलरी नर्व और डेल्टॉइड मसल दोनों का फंक्शन देख सकते हैं। उसके अलावा हम MRI भी कराकर देख सकते हैं कि किस लेवल पर एक्सिलरी नर्व को इंजरी हुई है। तो यदि हमें ये पता चल जाता है कि एक्सिलरी नर्व की इंजरी है तो करना क्या है? बेसिकली हर नर्व की इंजरी की तरह ये मेरा गोल्डन मंत्र है कि 6 हफ्ते तक हमें वेट करना चाहिए, चाहे अगर वो क्लोज्ड इंजरी है। अगेन आई एम सेइंग, इन एनी क्लोज्ड इंजरी ऑफ द नर्व वी शुड वेट फॉर 6 वीक्स, क्योंकि अगर वो न्यूरोप्रैक्सिया है तो 6 हफ्ते में रिकवर कर जाएगा। तो अगर आपको भी एक्सिलरी नर्व इंजरी, कंधा नहीं उठा पा रहे तो 6 हफ्ते तक वेट कीजिए, और क्लोज्ड इंजरी है तो अगर उससे रिकवरी नहीं हो पा रही है तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, हम ये सारे टेस्ट कराते हैं एंड देन वी मीट आवर प्लास्टिक सर्जन और हैंड सर्जन और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जो इसको ट्रीट करते हैं। अगर ये पता चल जाता है कि एक्सिलरी नर्व इंजरी है और वो अपने आप ठीक नहीं होने वाली, वो न्यूरोप्रैक्सिया नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक ऑल्टरनेटिव होता है कि हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, अगर नर्व में छोटे ही पार्ट में इंजरी है, जैसे न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी है, तो उसको या तो न्यूरोलिसिस करें, या फिर अगर वो बिल्कुल ही फाइब्रोस हो गया तो उसको निकाल के उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कई बार हम और ट्रांसफर्स करते हैं, जैसे सोमसैक ट्रांसफर है, उसमें हम ट्राइसेप्स की एक ब्रांच को, एंटीरियर ब्रांच को एक्सिलरी नर्व में दे देते हैं, जिससे फंक्शन आ सकता है। कई बार पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं हमारे पास और ये नर्व ट्रांसफर्स और नर्व रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पाता, तब एक और प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियस ट्रांसफर, जो कंधे को बिल्कुल 100% तो ऊपर नहीं उठा सकता, बट इतना कंधे को उठा लेता है कि पेशेंट अपना काम, कंधा स्टेबल हो जाता है और पेशेंट अपने मोस्ट ऑफ द वर्क पेशेंट कैन डू। तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी में डेफिनेटली देयर इज अ रोल ऑफ अर्ली सर्जरी, एज वेल एज अगर जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनका बिल्कुल ही कंधा लटक गया, उसमें भी देयर इज अ होप विद ट्रेपीजियस ट्रांसफर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी नर्व इंजरी। दोस्तों, एक सीधे साधे नॉर्मल आदमी को कभी भी एक अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि वो चल ना पाए ठीक से, बहुत डेबिलिटेटिंग होता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। हमारी पैर को चलाने का जो तंत्र है उसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट नर्व इन्वॉल्व है, शियाटिक नर्व, जो हमारे L4 से लेकर S3 सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड के उससे निकलती है और हमारे पेल्विस से, हमारी जो ये कूल्हे की हड्डी है, इसके अंदर से होते हुए हमारी थाई के पीछे के हिस्से में जाती है। शियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है, इसके साथ साथ आर्टेरियल वेसल्स भी चलती हैं और ये हमारे पूरे लोअर लिम्ब में, हमारे लोअर लिम्ब को अगर नीचे के पैर को देखें तो पूरे लोअर लिम्ब का फंक्शन, एक्सेप्ट कुछ मसल्स जो कि आगे के हिस्से में होते हैं हमारी थाई की, जो जिनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, इसके अलावा सारी मसल्स, सारे पैर का फंक्शन शियाटिक नर्व के ऊपर जाता है। तो शियाटिक नर्व की इंजरी क्यों होती है, या शियाटिक नर्व की जो कंडीशन है, इरिटेशन है, जिसको हम शियाटिका भी बोलते हैं, इसके क्या कारण है? सबसे कॉमन कारण हो सकता है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डिस्क का हर्निएशन, उसके अलावा बल्ज हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर हो सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पेल्विस में भी जो हमारा जहां से गुजरती है वहां का भी कोई भी ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से ये शियाटिक नर्व की शियाटिका या शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स में तो सबसे कॉमन है ही, जिसमें शियाटिक नर्व की इंजरी हो जाती है। तो शियाटिक नर्व की इंजरी से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? बेसिकली हमारा जो पैर है उसमें हमारे घुटने को अंदर ले जाने वाली सारी मसल्स, हमारी थाई की पीछे की सारी मसल्स, हमारे लेग की ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह की, फुट की, एंकल जॉइंट की सारी मसल्स शियाटिक नर्व से सप्लाई करती हैं। उसकी 2 मेन ब्रांच होती है, एक पीछे जाती है टिबियल नर्व और एक होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये दोनों नर्व शियाटिक नर्व से ही निकलती है और हमारे घुटने के नीचे का जो सारा तंत्र है उसको सारा पूरी तरह से शियाटिक नर्व सप्लाई करती है। इसकी चोट से, इसकी इरिटेशन से होता क्या है? सबसे कॉमन साइन सिम्टम होता है एक शूटिंग पेन, बोलते हैं कि यहां से लेकर नीचे तक एक पैर में एक दर्द जा रहा होता है। दूसरा, पैर में सुनपन, करंट आना। उसके अलावा अगर चोट ज्यादा है तो पैरालिसिस, पैर के हिस्से का पैरालिसिस, जिसमें फुट ड्रॉप हो जाता है, कई बार पैर को ऊपर नहीं उठा पाते, कई बार अगर बिल्कुल ही नर्व की इंजरी है, पैरालिसिस, तो पूरा पैर ही शिथिल हो जाता है और सारी सेंसेशंस भी खत्म हो जाती है, टच करने से पता ही नहीं चलता। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम है शियाटिक नर्व इंजरी के। अब ये चोट लग गई है या फिर कुछ ट्यूमर हो गया है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई चोट नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, तो हम उस तरफ जाते हैं, उसमें हम फिर EMG, NCV, MRI उस एंगल से कराते हैं कि हम थाई के उस पार्ट का कराते हैं। लेकिन अगर अपने आप ही हुआ है तो फिर हम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का MRI कराते हैं। कई बार हमें स्पाइनल कॉर्ड भी नॉर्मल है, हमारा नीचे का थाई भी नॉर्मल है, तो हमें पेल्विस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कई बार हमें CT स्कैन करा के पेल्विस में देखना पड़ता है कि कोई बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर जो वहां पर है उसमें कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं डेवलप हो गया है जो कि स्ciatic नर्व पर प्रेशर डाल रहा है। तो ये तो हो गया हम कैसे डायग्नोज करते हैं इन्वेस्टिगेशन से। फिर ऑफ कोर्स EMG, NCV रहता है। शियाटिक नर्व का ट्रीटमेंट काफी अलग है और नर्व्स की तरह, इसमें काफी रोल है कई बार स्टेरॉइड्स का, कई बार शियाटिक नर्व का दवाइयों से, पेन किलर्स से, कई बार रेस्ट से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग करके, बेड रेस्ट से भी काफी हेल्प मिलती है। तो इसमें कई बार अगर चोट शियाटिक नर्व की नहीं लगी है और अपने आप हुआ है तो स्पाइन सर्जन का रोल है। लेकिन अगर चोट लग गई है तो फिर प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन फिर पिक्चर में आते हैं। तो इस हिसाब से हमें शियाटिक नर्व को डायग्नोज करना पड़ता है। फिर उसका ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं काम करता तो फिर देन वी हैव टू थिंक ऑफ सर्जरी। अगर कोई ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को निकालना पड़ता है, अगर कोई चोट लगी है तो उसको एक्सप्लोर करके रिपेयर करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली बॉडी की और नर्व्स के मुकाबले शियाटिक नर्व का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो है, तो इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि अगर इसमें लेट हो जाते हैं तो फिर इसकी रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इतने मीन टाइम में हम लोग पेशेंट्स को फुट ड्रॉप स्प्लिंट देते हैं, स्प्लिंट्स के साथ चलने के लिए बोलते हैं, मसाज कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन कई बार हमें अल्टीमेटली शियाटिक नर्व इंजरी में ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट आते हैं जिनमें पार्शियल शियाटिक नर्व इंजरी होती है। उन केसेस में, लेट केसेस में भी कुछ टेंडन ट्रांसफर्स डिस्क्राइब्ड हैं जिनसे पैर को कम से कम ऊपर उठाने का तंत्र बनाया जा सकता है। तो ये है शियाटिक नर्व के बारे में कि उसको कैसे मैनेज करना है। थैंक यू। दोस्तों, कई बार ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा अपने ऊपर ओवर एक्सर्ट करना भी भारी पड़ सकता है। हमारी जो एल्बो है इसको मोड़ने का जो काम करती है, हमारी जो ये मेन मसल है जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्स, इसको सप्लाई करती है एक नर्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर हम देखें तो हमारी एल्बो के फ्लेक्शन में 4 मसल्स इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट है बाइसेप्स, उसके अलावा है ब्रेकियालिस, उसके अलावा एक छोटी मसल ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ पर, और उसके अलावा होती है कोरेकोब्रेकियालिस। तो 4 मसल्स हैं जो हमारी एल्बो को फ्लेक्स करती हैं, लेकिन मैक्सिमम फंक्शन करती है बाइसेप्स। और बाइसेप्स को सप्लाई करने वाली नर्व है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसकी इंजरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बाइसेप्स और ब्रेकियालिस दोनों को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमारे C5-6 रूट्स के से बनने वाले लेटरल कॉर्ड का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। लेटरल कॉर्ड से जो 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, एक मस्कुलोक्यूटेनियस है और जो दूसरी ब्रांच है वो मीडियल का लेटरल कॉर्ड का कंट्रीब्यूशन है। और मस्कुलोक्यूटेनियस हमारी बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, इन दोनों मसल्स जो कि एल्बो को फ्लेक्स करती हैं, इनको सप्लाई करती है, साथ साथ कोरेकोब्रेकियालिस को भी। प्लस ये हमारे लेटरल आर्म को सेंसरी सप्लाई भी करती है। तो इट्स अ मिक्स्ड नर्व, प्रीडोमिनेंटली मोटर नर्व है, लेकिन थोड़ा बहुत लेटरल फोरआर्म का जो सेंसेशन है वो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस से होता है। तो ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और इसके सबसे कॉमन जहां पर इसको चोट लगती है वो होती है मोस्टली इस हिस्से में, कई बार किसी फ्रैक्चर से, डिसलोकेशन से, या फिर कई बार एंट्रैपमेंट हो जाता है रेपिटेटिव ओवर एक्सरसाइज करने से, और कई बार ट्यूमर से भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी का तो पार्ट ये है ही, क्लेविकल की इंजरी में भी इसको चोट लग सकती है। अगर हम देखें बाइसेप्स को, हम देखें कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइसेप्स के। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो एल्बो फ्लेक्शन और एक सुपाइनेशन। सुपाइनेशन होता है ये, और एल्बो फ्लेक्शन ये बाइसेप्स का फंक्शन है, और बाइसेप्स की मेन सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो अगर ये फंक्शन खत्म हो गया तो क्या करें? तो ऑफ कोर्स हमें वापस वी हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। जो इसके सिम्टम्स हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी के, ये है इनएबिलिटी टू फ्लेक्स। इस पोजीशन में पेशेंट ऐसे करके तो फ्लेक्स कर लेगा, लेकिन इस पोजीशन में फ्लेक्स करने की इनएबिलिटी, मस्कुलोक्यूटेनियस का मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी है। इतने हिस्से में सुनपन भी मस्कुलोक्यूटेनियस की इंजरी है। साथ ही साथ टाइम के साथ जो बाइसेप्स का नेचुरल कंटूर है, अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी है तो ये बाइसेप्स फ्लैट हो जाती है, उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि डेल्टॉइड में जो एक कंटूर है, एक्सिलरी नर्व की इंजरी में डेल्टॉइड फ्लैट हो जाती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी में बाइसेप्स फ्लैट हो जाती है। तो जब हमें पता चल गया कि हमारा ये 3 सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, इनएबिलिटी टू फ्लेक्स एल्बो और इसका कंटूर का हो जाना और इतने हिस्से में सुनपन, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के डायग्नोस्टिक हैं। इससे आप कह सकते हो कि आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को इंजरी है। अगर हमें पता चल गया है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी है तो नेक्स्ट क्या करना है? ऑफ कोर्स वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको बताया, EMG, NCV, MRI, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को किस लेवल पर इंजरी हुई है। क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है, अगर हम एल्बो को फ्लेक्स नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अगर आप देखें, अगर हम अपने एल्बो को फ्लेक्स नहीं करेंगे तो हम खाना भी नहीं खा सकते।
हम अगर अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते अगर हमारी एल्बो फ्लेक्स नहीं होगी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन जिसके लिए हमें एक टॉप प्रायोरिटी पे इसका ट्रीटमेंट ढूंढना चाहिए। तो एक बार अगर ये कंफर्म हो गया कि हमारी मस्कुलोस्केलेटल नर्व की इंजरी, तो क्या करना है? अगर पेशेंट हमारे पास टाइमली आ जाता है तो डेफिनेटली देयर आर वेरी गुड प्रोसीजर्स। अगर आइसोलेटेड मस्कुलोस्केलेटल नर्व की इंजरी होती है तो हम नर्व को एक्सप्लोर करते हैं, और कई बार हम अगर हैंड अच्छा है तो ओबरलिन ट्रांसफर करते हैं। ओबरलिन में एक अल्नर नर्व की एक छोटे से पार्ट टुकड़ा फेसिकल हम बाइसेप्स को देते हैं, और मीडियन नर्व का एक छोटा सा पार्ट टुकड़ा हम ब्रेकियलिस नर्व को नर्व ट्रांसफर के नाम से कर देते हैं। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल नर्व इंजरी एंड उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये तब है कि पेशेंट हमारे पास 6 महीने 8 महीने तक आ जाए। कई बार पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आता है, हम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ से इसको ये चीजें हम सप्लाई कर सकें। तो फिर हमें देयर आर अदर प्रोसीजर्स आल्सो, जैसे बायपोलर पेक्टोरलिस मेजर ट्रांसफर, लेटिसिमस डोर्साई मसल ट्रांसफर, और कई बार बहुत लेट आने के बाद भी और ये मसल्स हमारे पास नहीं होते तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर में हम हमारे थाई से एक मसल होती है ग्रेसिलिस, जो उसकी नर्व होती है ऑब्चुलेटर नर्व, साथ ही उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको लेकर हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर क्लेविकल से और बाइसेप्स के टेंडन से जोड़कर नसों को और करंट की नसों को जोड़कर हम उसको फंक्शन दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद वो बाइसेप्स का फंक्शन कर लेती है। तो ये हमारे हो गए ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन मस्कुलोस्केलेटल नर्व इंजरी। इसके अलावा भी हम जब तक ये इंजरी नहीं होती तो पेशेंट को हम एक एडवाइस करते हैं कि पेशेंट अपने हाथ को आर्म स्लिंग में रखे, और फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ कई बार जब हम वेट कर रहे होते हैं तब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कराते हैं। ऑफ कोर्स ये हमें देखना होता है कि यहाँ पर हमारी सेंसेशन होनी चाहिए, तभी हम गैल्वेनिक स्टिमुलेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ नर्व टॉनिक्स, उसके अलावा कई बार अगर कंप्रेशन न्यूरोपैथी है तो कुछ स्टेरॉइड्स का भी रोल है, उसको रिलीज करने का भी रोल है। तो एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच करके हम मस्कुलोस्केलेटल नर्व की इंजरी को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, इमेजिन करो कि एक पियानिस्ट है, वो बहुत अच्छा पियानो बजा रहा है और उसको सडनली वो नहीं बजा पाता है और उसको कुछ मीडियन नर्व की इंजरी हो गई है या अल्नर नर्व की इंजरी हो गई है या कोई कंप्रेशन न्यूरोपैथी हो गई है। एक चीज़ जो हमें एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर, मेरे को जो बहुत हेल्प करती है चीज़, किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए या समझने के लिए क्या प्रॉब्लम है ये, वो है टिनेल्स साइन। तो टिनेल्स साइन बेसिकली 1915 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जूल्स टिनेल्स और ने ये डिस्क्राइब किया था कि नर्व की जब भी इरिटेशन होगी तो वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व हमारी यहाँ से आ जाती है और इतने हिस्से में सप्लाई करती है। अगर नर्व की यहाँ पर किसी कारण से इरिटेशन हो रही है, यहाँ पर हम टैप करेंगे तो इस हिस्से में कुछ करंट जैसा या टिंगलिंग नमनेस जैसा फील होगा। उसी टाइम पर एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट हॉफमैन ने भी ये बात बोली थी, तो दोनों ने साथ में बोला, तो इन दोनों के नाम पर इस साइन का नाम हो गया हॉफमैन टिनेल्स साइन। तो बेसिकली नर्व की इरिटेशन कब होती है? या तो नर्व में रीजनरेशन हो रहा है, जब हमने नर्व जोड़ी उसके बाद वो रीजनरेट हो रही है, या फिर उसमें कोई कंप्रेशन हो रहा है, या कोई भी कारण जिससे नर्व अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज टिनेल्स साइन के बारे में है कि ये एक सेंसरी साइन है, ये सेंसरी ग्रोथ का साइन है। पर हम कई बार हमारी कई नर्व्स मिक्स नर्व्स होती हैं, तो ऑब्वियसली जब सेंसरी ग्रो करेगा तो मोटर भी ग्रो करेगा, तो हम टिनेल्स को हम ये मान सकते हैं कि मोटर नर्व का भी ग्रोथ का साइन है। तो इसको मैं थोड़ा और सिंपल वे में समझाता हूँ। किसी की मीडियन नर्व में यहाँ चोट लगी और मैंने उनका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद 1 महीने नर्व रेस्ट करती है, उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक जाना है नर्व को 1 मिलीमीटर पर डे पे चलेगी। तो मैं मेरे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप जब हमने ऑपरेशन किया तब हम ऐसे करके, इस तरह करके हम चेक करते हैं, टैप करते हैं, इससे कर लिया, पेन से कर लिया, हम उस जगह पर जहाँ हमारी नर्व है उस पर टैप करते हैं। इमीडिएटली पेशेंट बोलता है कि मेरे को इतने हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। जब ऑपरेशन हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद, जैसे 2 महीने बाद मैं बुलाता हूँ, तो 2 या 3 महीने बाद ये जो यहाँ हो रहा था वो थोड़ा आगे होना चाहिए अगर हमारे यहाँ रिपेयर ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नर्व रिकवर कर रही होगी, जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ जहां पर उसको सबसे ज्यादा होगा, अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, नर्व की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन कि इसका मतलब नर्व अपने आप रिकवर कर रही है। तो ये एक प्रोग्नोस्टिक टूल है। प्रोग्नोस्टिक टूल का मतलब है ये हमें बता सकता है कि हमारा जो ऑपरेशन हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं और हमारी नर्व आगे बढ़ रही है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं, उसके 6 महीने बाद अगर वो यहाँ पर टैप कर रहे हैं और सबसे ज्यादा
यहाँ पर भी कुछ होगा लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब नर्व का ग्रोथ आगे हो रहा है और नर्व की जो मैक्सिमम इरिटेशन वाली पॉइंट है वो ये है, तो ये टिनल्स पॉइंट यहाँ पर है, टिनल साइन। सिमिलरली 1 साल बाद अगर यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब आगे भी बिल्कुल पहुंच जाएगा। ये हर नर्व की सर्जरी के बाद, हर नर्व की इंजरी के बाद ये एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स कई बार नर्व एंट्रैपमेंट होता है, जैसे कार्पल टनल होता है, तो उसमें अपने आप ही टिनल साइन आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम वो करते हैं तो प्रेशर की वजह से वो ऑलरेडी नर्व इरिटेटेड है, तो जब हम उस पर टैप करते हैं तो नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियन नर्व का, वहां पर टिनल साइन आ जाता है। ये ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए भी है, अल्नर नर्व के लिए भी है, रेडियल नर्व के लिए भी है, हर नर्व, मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनस, एक्सिलरी, सब नर्व्स पर ये, शियाटिक नर्व पर ये टेस्ट हम कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट कि कोई कॉमन आदमी भी कर सकता है, और अगर टाइम के साथ ये आगे बढ़ रहा है तो इट्स अ गुड साइन कि आपकी नर्व आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। सपोज ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसके 2 कारण हो सकते हैं कि नर्व में या तो न्यूरोमा बन रहा है और वो वहां पर स्टैटिक हो गया है। कई बार ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो रिपेयर किया है वो बिल्कुल ही 100% आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो अगर टिनल साइन स्टैटिक हो गया तो इमीडिएटली हमें क्लिनिशियन से मिलना चाहिए। और कुछ कारण होते हैं कि न्यूरोमा बन गया है या बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, और कई बार इंजरी इतनी ज्यादा होती है कि नर्व का पीछे से ही करंट इतना अच्छा नहीं आ रहा होता कि वो आगे पहुंच पाए। तो बहुत सारे कारण होते हैं, बट टिनल साइन एक बहुत ही यूजफुल टूल है हमें ये प्रिडिक्ट करने में कि हमारी नर्व की रिकवरी ठीक हो रही है कि नहीं। थैंक यू।